कभी आपने गौर किया है कि मोमबत्ती को जब उल्टा करते हैं तो उसकी लौ और तेज हो जाती है। उल्टी मोमबत्ती को अगर बुझाने की कोशिश भी करो तो वो और तेज जलती है। कभी आपने सोचा है मोमबत्ती हमें क्या इशारा कर रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उत्साह का दामन कभी ना छोड़ें और अपने जीवन की लौ को यूं ही रोशन रखें। बिल्कुल अमृता, और रास्ते जितने भी कठिन होंगे, यकीन मानिए मंजिल मिलने का आनंद भी उतना ही होगा। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय मजबूती से आगे बढ़ें। जिंदगी की हर मुश्किल का स्वागत करें, क्योंकि वो आपको और बेहतर बनाती है, निखारती है। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। तो अमृता, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। देखते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होगी राज्यवार सुर्खियां। आज है विश्व जनसंख्या दिवस, आपको बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है ये दिन। और इसके अलावा टेक क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे पाएं ट्विटर पर ब्लू टिक। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और शालिनी के साथ। तो शालिनी, आगाज करते हैं कार्यक्रम का और सबसे पहले सुर्खियां। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए रविवार को बंगलुरु पहुंची। मुर्मू कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी सहित सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज कृषि प्रणाली का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है, वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है। गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को ईद उल अजहा के मौके पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक पत्र में बांग्लादेश के लोगों को ईद उल अजहा के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार हमें बलिदान और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ समृद्धि साझा करने के गुणों की याद दिलाता है। समाज के कमजोर वर्ग के हित दोनों देशों की सरकारों की प्राथमिकता रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष पर देश की राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के स्मॉल स्केल एसोसिएशन के साथ उद्यमी सम्मेलन और पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 75 साल की आजादी के मौके पर 75,000 पेड़ लगाने का भी संकल्प कार्यक्रम में लिया गया। लगता है कि मेरा शहर देश का सबसे साफ सुथरा, स्वच्छ, सबसे हरा शहर क्यों नहीं हो सकता। मेरे मन में हमेशा वेदना रहती है। और कंक्रीट का शहर नहीं बनना चाहिए, हरा भरा शहर बनना चाहिए। हरियाली आप देखेंगे जब रूटीन जोन में, आज मेरे घर पे गए होंगे, आपने देखा होगा किसी ने पेड़ लगाए होंगे, कोई 40 साल पहले लगाया होगा, 50 साल लगाए होंगे। इसी तरीके से हमारे मन में भी विचार आना चाहिए कि
हम चाहे मकान बनाए, 1 करोड़ का मकान बनाए, 2 करोड़ का मकान बनाए, तो 2-3 लाख रुपया पेड़ पे लगाने पे भी हम खर्चा करें। मैं कर्नाटक गया, बेंगलोर के अंदर लोग मकान बाद में बनाते हैं, पहले पेड़ पहले लगाते हैं। हमें भी शहर को इसी संकल्प के साथ हरा भरा बनाना है और इतना सुंदर शहर बनाना है कि लोग देखने आए। हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है। आने वाले समय के अंदर जब बच्चे आए, उनके माता पिता आए, तो कोटा का एक अच्छे वातावरण के साथ पर्यटन के लिए भी एक संभावनाओं को लेकर जाए, क्योंकि देश भर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है और ये हमारे सबसे अच्छा अवसर है। इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आज आयोजन करेगा। देश में करियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस साल 3 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दी है। श्रीलंका की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका में हाल के घटनाक्रम पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों के जरिए समृद्धि और प्रगति की अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। गोवा में विधायकों के दल बदल की खबरों के बीच पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का चौथे चरण का समुद्री परीक्षण रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान विमान वाहक पोत पर लगे ज्यादातर उपकरणों और प्रणालियों का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने के अंत तक जहाज को नौसेना को सौंपने का लक्ष्य है। इसके बाद अगस्त में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस पोत का जलावतरण किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम इंडिया को 17 रनों से शिकस्त दे चुकी है और इस हार के साथ ही टीम इंडिया का सीरीज में क्लीन स्वीप का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसके अजेय बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक की आम परिषद और कार्यकारी समिति की आज होने वाली ऐतिहासिक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी को पार्टी के एकल सर्वोच्च नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार की आज सुप्रीम परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट में 16 बागी विधायकों के निलंबन के लिए दायर शिवसेना की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से दायर उस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। गोवा कांग्रेस एक बार फिर से बिखराव के मुहाने पर खड़ी है। सूत्रों की माने तो पार्टी के 11 में से 10 विधायक दल बदलकर सत्ताधारी दल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 2019 में भी 17 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण आंशिक रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से निकलने लगा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद बालटाल में आई बाढ़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के नियम उल्लंघन को लेकर आज से कार्रवाई शुरू होगी और इसके तहत उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद किया जाएगा। वहीं 1 लाख रुपए से 5 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रोजगार के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन करेगा। इस एक दिवसीय मेले में 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग अलग प्रकार के ट्रेड शामिल होंगे।
MSDE 200 से अधिक जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिससे आवेदकों को अपने करियर संवारने का सुनहरा मौका मिलेगा। राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड में NIA ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख कन्हैयालाल की हत्या के एक मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी का करीबी सहयोगी था। कई दिनों की पूछताछ के बाद NIA ने शनिवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी और वलसाड़ जिले में 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यहां तेज बारिश के चलते ओरसांग नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तेलंगाना सरकार ने तेज बारिश को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में आज से 3 दिन के अवकाश की घोषणा की है। तेलंगाना में राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी कालेश्वरम में उफान पर है। भद्रांचलम में गोदावरी का जलस्तर 49 फीट पर है। मौसम अधिकारियों ने अगले 2 दिनों में कई स्थानों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। श्रीलंका में स्थितियां नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बुधवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के इस्तीफे के बाद नई सरकार का भी रास्ता साफ हो गया था, लेकिन देश के हालात सुधरने के लिए सभी दल मिलकर कुछ दिनों तक सरकार चलाएंगे। और इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने निजी आवास में आग लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CID को इस मामले की जांच सौंपी गई है। मालूम हो कि शनिवार रात उग्र प्रदर्शनकारियों ने PM के आवास में आग लगा दी थी, जिससे उनकी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन के भारतीय मूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या रविवार को बढ़कर 9 हो गई। सुनक के बाद व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डेंट पार्टी नेतृत्व की दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं। जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP रविवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव में जीत के करीब है। सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक शिंजो आबे की हत्या के 2 दिन के बाद हुए चुनाव में LDP की 125 में से 70-80 सीटों पर जीत दर्ज की संभावना है। NHK के एग्जिट पोल के आधार पर यह दावा किया गया है कि LDP को आबे की हत्या से सहानुभूति का फायदा मिला। उच्च सदन के पास कार्यकारी ताकत नहीं है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि आबे की अनुपस्थिति में LDP कमजोर पड़ सकती है। आबे की कट्टर राष्ट्रवादी राजनीति की वजह से जापान में मतदाताओं का जितना ध्रुवीकरण हाल के दिनों में हुआ, पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के तहत ये मदद की गई है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा से मुलाकात कर उन्हें 44,000 टन से अधिक यूरिया आने की जानकारी दी। रूस से चल रही लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के साथ साथ जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की। ये फैसला किस वजह से लिया गया अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। उधर ज़ेलेंस्की ने फिर से ये दावा किया है कि पश्चिमी देशों की मदद से रूसी सेना को वो पीछे खदेड़ कर रहेंगे। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 4 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूसी सेना अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के सोवेटो शहर में सामूहिक गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 की हालत गंभीर है। शनिवार देर रात को हुई इस घटना के बाद रविवार सुबह से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नोवाक जोकोविच ने निक कार्गियोस को हराकर विंबलडन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कार्योक को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर 7वीं बार ये प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम जीता है।
ये जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने सबसे अधिक एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी कि रक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 75 नए विकसित AI उत्पादों को लॉन्च करेंगे। और इसके साथ ही रक्षा पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती की जाएगी। और इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति की बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में होगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति की आज 2 बैठक होनी है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारत की स्थिति और क्वाड इन इंडो पैसिफिक रीजन जुड़ाव और सहयोग के लिए भारत की भूमिका और रणनीति पर ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा आज जल संसाधन पर स्थायी समिति और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की बैठक होगी। और साथ ही कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर स्थायी समिति की बैठक भी आज आयोजित की जाएगी। और अमृता, इन गतिविधियों के बाद अब बात करेंगे आज के दिन की। और आज का दिन क्यों है खास इतिहास के पन्नों में, ये जान लेते हैं आज के इतिहास के जरिए। जी हाँ, चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 11 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं जुड़ी हैं। 11 जुलाई वर्ष 1994 में सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का निधन हुआ। राणे उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इन्हें यह सम्मान वर्ष 1948 में मिला था। इनका जन्म 26 जून वर्ष 1918 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ। देश के लिए समर्पित राणे को असहयोग आंदोलन ने बेहद प्रभावित किया। वर्ष 1940 में दूसरा विश्व युद्ध तेजी पर था, जब राघोबा के भीतर भी कुछ जोश भरा जीवन जीने की चाह जगी, तो उन्होंने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया। उनकी ये इच्छा रंग लाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही उनका चयन सेना में हो गया। इसी समय उनको बर्मा भेजा गया, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना जापान से युद्ध कर रही थी। इसके बाद रामा राघोबा राणे लगातार सेना को अपनी बहादुरी, अपनी नेतृत्व क्षमता और अपने चरित्र से प्रभावित करते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन्ड ऑफिसर बनाकर जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। वर्ष 1948 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में एक मोर्चे पर सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। इस दौरान उनकी कुशल और विस्तृत रणनीति के चलते उनकी सैन्य टुकड़ी ने बारावली रिज, चिगास और राजौरी पर कब्जा कर दुश्मन सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे ने जिस बहादुरी, धैर्य और कुशल नेतृत्व से यह काम पूरा किया और भारत को विजय दिलाई, उनके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और शालिनी, आज एक और अहम दिन है। जी हां, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का सबब है। विश्व की जनसंख्या 8 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली है। भारत चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, हम जानते हैं। और अनुमान ये है कि 2030 तक विश्व की जो आबादी है वो 8.5 अरब, 2050 तक 9 अरब और 21,000 तक 10.9 अरब होगी। विश्व में इतनी आबादी के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है। बिल्कुल अमृता, और इसीलिए आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1987 में जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा हो गई, तब जनसंख्या को काबू करने के लिए परिवार नियोजन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाने की शुरुआत की थी। और अमृता, हर साल ही इस दिन की एक खास थीम होती है और इस वर्ष इसकी थीम है हर किसी के एक अच्छे और सुनहरे भविष्य के साथ सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या परेशानी का एक बड़ा कारण बन गई है। इसकी वजह से अशिक्षा, बेरोजगारी,
भुखमरी और गरीबी अनियंत्रित होती जा रही है। हर दिन लाखों की संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन जैसे समाधान मौजूद हैं, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है। दुनिया भर में इस बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। दरअसल साल 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के पास पहुंच चुकी थी, जो चिंता का विषय बन गई थी। इसलिए दुनिया भर के लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इस दिन पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के उपायों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन के मुद्दे पर भी बातचीत की जाती है। इस दिन जगह जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है, ताकि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। अमृता, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को आपस में कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया का आज ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कुछ वाकई में कुछ लोगों से संबंधित होते हैं, और लेकिन कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है जानना कि कौन सा अकाउंट वेरीफाइड है या कौन सा नहीं है, और इसी के लिए ट्विटर पर ब्लू टिक की सुविधा है। बिल्कुल, तो ब्लू टिक की जो सुविधा है उसका लाभ आप भी उठाएं, अपने अकाउंट को वेरीफाई कराएं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक क्लास में नरेंद्र के पास। क्या है ट्विटर का ब्लू टिक? ट्विटर पर इस ब्लू टिक का मतलब है कि ट्विटर अकाउंट होल्डर का अकाउंट वेरीफाइड है, यानी कि ट्विटर ये सत्यापित करता है कि ये अकाउंट फेक नहीं है। ब्लू टिक उन्हीं यूजर्स को मिलता है जिन्हें ट्विटर जांच पड़ताल के बाद रियल अकाउंट घोषित करता है। ब्लू टिक वाले यूजर्स द्वारा दी गई जानकारी पर आप भरोसा कर सकते हैं, साथ ही फेक अकाउंट होल्डर्स से भी बच सकते हैं। ट्विटर ने हाल ही में नए नियम जारी किए हैं, जिसके जरिए आप भी अपने अकाउंट्स पर ब्लू टिक लगवा सकते हैं। चलिए जानते हैं ट्विटर के ब्लू टिक के बारे में कि आखिर ब्लू टिक मिलता कैसे है और किन्हें मिलता है। वेरिफिकेशन बैच पाने के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको अपने ट्विटर अकाउंट की सेटिंग में जाकर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको चुनना होगा कि आप ब्लू टिक दी जाने वाली किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपको अपनी पहचान बताने के लिए सरकार की तरफ से दिया हुआ आई कार्ड, दफ्तर से मिला हुआ ईमेल एड्रेस या फिर उस आधिकारिक वेबसाइट का लिंक देना होगा जो आपके ट्विटर अकाउंट की पुष्टि करता हो। ट्विटर ने सरकार, कंपनीज, ब्रांड्स और संगठन, न्यूज संगठन और पत्रकार, मनोरंजन, स्पोर्ट्स और गेमिंग एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर्स और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति जैसी कैटेगरी बनाई है। ब्लू टिक पाने के लिए व्यक्ति या संगठन का इन कैटेगरी में फिट होना जरूरी है। इसके अलावा आपका अकाउंट ऑथेंटिक यानी असली होना चाहिए और साथ ही एक्टिव भी होना चाहिए। एक्टिव होने से मतलब है कि आप इसे पिछले 6 महीनों से लगातार उपयोग कर रहे हों और पिछले 1 साल में आपको ट्विटर के नियम भंग करने के लिए बैन न किया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यदि आपका आवेदन मंजूर हुआ तो अकाउंट के आगे ब्लू टिक लग जाएगा, वरना फिर 30 दिन के बाद आप फिर से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो कंपनी ब्लू टिक को हटा सकती है और इसके लिए कंपनी आपको नोटिस भी नहीं देगी। ट्विटर की पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वह नोटिस दिए बिना आपके अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन हटा सकती है। इसके अलावा यदि आपकी सरकारी पद पर रहने के दौरान अकाउंट वेरीफाई किया गया है तो पद से हटने के बाद वेरिफिकेशन को हटाया जा सकता है। साथ ही यदि आपके अकाउंट से बार बार ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन होता है तब भी आपके अकाउंट से ब्लू टिक को हटाया जा सकता है। बार बार डिस्प्ले नेम, बायो और प्रोफाइल फोटो बदलकर लोगों को गुमराह करने पर भी अकाउंट से ब्लू टिक हटाया जा सकता है। बता दें कि पॉलिसी उल्लंघन के मामले में ब्लू टिक हटाने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो
आपका भी अगर संसद टीवी का एक विशेष कार्यक्रम की बात कर लेते हैं अब, और अमृता, संसद टीवी के किस कार्यक्रम के बारे में आप बताने वाली हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस बात का जिक्र शालिनी आप कर रही हैं वो दरअसल आज शाम 7:30 बजे आएगा संसद टीवी पर विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मनाया जा रहा है देश और दुनिया में अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव में इस बार हम आपको बताएंगे आजादी के नायक अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, साथ ही जानकारी देंगे देश के पहले डाक टिकट के बारे में, साथ ही होंगी झलकियां अमेरिका में हुई कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव की, और अमृत महोत्सव के अंतर्गत सिडनी में सजी भारतीय कला और साहित्य की शाम की। पूछेंगे देश के गौरवपूर्ण इतिहास और उपलब्धियों से जुड़ा सवाल। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो आप हमारे विशेष कार्यक्रमों को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हेलो इंडिया में हम आपको जो भी खास बातें बताते हैं, जो भी टेक क्लास हो गया, पॉजिटिव स्टोरी हो गई, या फिर हमारी खबरें भी आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर ज़रूर देखें। बिल्कुल। साथ ही शालिनी, जो कि संसद टीवी का ट्विटर और इंस्टा ऐप है, उस पर भी संसद टीवी उपलब्ध है, उस पर भी आप हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया देना हमें ना भूलें, क्योंकि उसे हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम का हिस्सा। और अमृता, अब हम इजाज़त लेने का समय हो गया है, तो इसलिए हम अपने दर्शकों से चाहेंगे विदा, और चलते चलते आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। जी हाँ, कुछ खास में है श्रीनगर से आई एक बेहद शानदार तस्वीर। दरअसल श्रीनगर में रहने वाले पेंटर बासित फराज अपनी पेंटिंग के जरिए अति यथार्थवाद को बढ़ावा देते हैं। तो आप भी आनंद लीजिए बासित की खूबसूरत पेंटिंग का, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव